दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका डिस्कवर उत्तराखंड 24 न्यूज पर। जिस तरह से उत्तराखंड के 24 वर्ष पूर्ण होने पे हमने यूके 24 सीरीज चलाने का फैसला लिया और उसमें यूके 24 सक्सेस स्टोरी हम इसको अब कह सकते हैं कि किस किस तरह से यहाँ पे लोग सक्सेस हुए हैं। और आज उस कड़ी में मेरे साथ में मौजूद हैं पारितोष रावत जी। पारितोष रावत जी राजकीय इंटर कॉलेज अदारी खाल जो जयरी खाल ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, वहां पे आप प्रवक्ता हैं भौतिक विज्ञान के, और आप एनएसएस जैसी जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं वो पौड़ी जिले के जिला समन्वयक के तौर पे दायित्वों का आप निर्वहन कर चुके हैं। साथ साथ में कई सामाजिक सरोकारों में आप लगातार सक्रिय रहते हैं और शिक्षा के साथ साथ में सामाजिकता के साथ में जो आपका लगातार जो आपकी सक्रियता रहती है, तो मैं आज अपने दर्शकों से उनके जीवन की जर्नी के बारे में उनको रूबरू करवाऊंगा कि किस तरह से उनकी शैक्षिक यात्रा रही और उसके बाद जो आप प्रोफेशनल यात्रा रही किस किस तरह से रही। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। हमने जो एक सीरीज स्टार्ट की तो शिक्षा पे आप कार्यरत हैं और माध्यमिक शिक्षा में आप कार्यरत हैं। सामाजिक सरोकारों से आपका बहुत अच्छा खासा वास्ता रहता है और मेरी मुलाकात आपसे जब हुई थी तो तब आप एक एनएसएस के कार्यक्रम में थे और तब तक मुझे मालूम नहीं था कि आप एक शिक्षा विभाग में एक शिक्षक हैं। सक्रियता आपकी लगातार रहती है सामाजिक क्षेत्रों में। सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि आपने जो आपकी लाइफ की जर्नी स्टार्ट की, आपकी जो पढ़ाई रही कैसे कैसे रही और अभी तक का जो सफर रहा वो कैसा रहा। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हम हमारी प्रारंभिक शिक्षा हुई वो ग्रामीण परिवेश में ही हुई। गांव मेरा दुगड्डा विकास खंड के अंतर्गत मतगांव ग्राम सभा है और जो प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई और माध्यमिक शिक्षा दुगड्डा और उसके बाद उच्च शिक्षा पीजी कॉलेज कोटद्वार से हुई जी। और संपूर्ण शिक्षा में उस समय जैसे गांव का परिवेश होता ही है, अभावों से जीवन हमने देखा है। अभावों के क्योंकि उस समय घर धंधाने से परिपूर्ण तो थे नहीं, अभावों से जूझते हुए हमने अपना जो पढ़ाई का वो जारी रखा और पढ़ाई के साथ साथ हम अपने साथ में अपने से साथ वाले और अपने से छोटे बच्चों को, अपने से छोटे क्लास के साथियों को भी पढ़ाते रहते थे और जिससे अपना भी गुजारा चलता था और अपना भी ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता रहा। तो उसी के क्रम में हम पढ़ाई 2001 में एमएससी होने के बाद 2003 में बीएड किया। उसके बाद हमारी 2005 में एलटी विज्ञान गणित में प्रथम नियुक्ति राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लसेरा विकासखंड कोट में हुई 2005 में। जी सर जी। 2005 से जो अभी तक का आपका सफर रहा, मेरी आपसे जो मुलाकात रही, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप एक स्वास्थ्य शिविर यहाँ पे था कोटद्वार में, बहुत बृहद स्तर का वो शिविर था, आप वहाँ पे लगातार सक्रिय थे। उसके बाद 2 विज्ञान महोत्सव जो जिला स्तर के रहे, उसमें मुझे आपके साथ में जुड़ने का मौका मिला और वहाँ से जो आपकी कार्यप्रणाली को मैंने देखा, आप रात रात तक आप काम कर रहे थे और बच्चों का बड़ा शानदार तरीके से ये दोनों आयोजन कराए। और इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो स्टेट में अभी तक के सबसे बेस्ट जो दोनों कार्यक्रम गए कोटद्वार में ही वो संपन्न रहे। अगर बात की जाए शिक्षा को लेकर के सर, जैसे आप 2005 से आप शिक्षा के क्षेत्र में आ गए जी। कई सारी चीज़ें बदली, उत्तराखंड आज 24 साल अपने पूरे कर रहे हैं। क्या क्या इन 24 सालों में बदला और क्या क्या बदलाव आपको लगते हैं कि होने चाहिए जिससे हम लोग एक बेहतर राज्य का निर्माण कर पाएं, क्योंकि हम लोग यूके 24 की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, तो किस तरह से वो बदलाव होने चाहिए। देखो, शिक्षा में परिवर्तन तो समय के अनुसार जरूरी भी है और आज के समय में जो टेक्नोलॉजी का समय है तो उसके अकॉर्डिंग हमको भी अपने शैक्षणिक कार्यों में भी परिवर्तन करना चाहिए। आईसीटी का प्रयोग करके जो नई टेक्नोलॉजी है उनको हमें अपने शिक्षण में लगा करके यूज करके शिक्षण को अभिरुचिपूर्ण बनाना चाहिए और साथ ही बच्चों से भी जो आज का नई तकनीकी है उनका प्रयोग करते हुए, और जो नई शिक्षा नीति हमारी 2020 है उसके तहत
समाज के साथ में, बच्चों के साथ में जुड़ करके और नई तकनीकी का जो देश में चल रही है विभिन्न क्षेत्रों से, कुछ हो सकता है कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो चीज़ मुझे ढंग से ना आती हो दूसरे को बहुत बेहतरीन ढंग से आती है, या किसी बच्चे को मेरे बजाय दूसरे के पढ़ाए हुए टीचिंग मेथड से बहुत अच्छा आ सकता है, तो उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके भी शिक्षण का आदान प्रदान करके हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ों में मेरा बेहतर हो, कुछ में दूसरे का बेहतर हो, तो हम एक दूसरे के टीचिंग टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करके अपनी शिक्षण व्यवस्था को भी बेहतर बना सकते हैं, और बच्चे भी उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं और सीखने का भी प्रयास करते हैं। जी सर, बात की जाए एनएसएस की, जी और एनएसएस का जो टैगलाइन अगर मैं कहूँ कि मैं से पहले आप, जी स्वयं से पहले आप है, वो मैंने आप ही के मुंह से सबसे पहले सुनी कि एनएसएस की जिम्मेदारी अपने जिला लेवल पे, यानी जिला पौड़ी अगर बात करें तो 15 ब्लॉक्स यहाँ पे हैं, वो बड़ी जिम्मेदारी आपने निभाई और आप आज भी आप निभाते हैं। क्या क्या बदलाव आपको लगे कि एनएसएस से जुड़ने के बाद, अगर छात्रों की बात करें तो छात्रों के जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है एक अच्छे सकारात्मक बदलाव की अगर बात करें? सर, जब मैं डिग्री कॉलेज कोटद्वार का छात्र था तो एनएसएस के लिए मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मुझे नहीं मिल पाई। एक टीस मेरे मन में रही, रोवर्स रेंजर्स के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन उसमें भी हमको शामिल नहीं हो पाए। तो जब मैं टीचिंग से जुड़ा, उसके बाद जब मैं राजकीय इंटर कॉलेज कालों आया, तो यहाँ एनएसएस के जो उस समय के जिला समन्वयक थे उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे एनएसएस अपने विद्यालय में संचालित करने के लिए उनसे अनुरोध किया, और चूंकि वहाँ पर बहुत सारी अव्यवस्थाएं थी, काफ़ी चीज़ों में, जैसे बीच में गांव पड़ते थे, तो उन गांवों में क्या स्थिति थी कि जैसे सुबह शौच के लिए खुले में शौच का वो था, तो रास्ते में एक तरफ गांव के एक तरफ राइट साइड में जेंट्स और लेफ्ट साइड में महिलाएं और पुरुष अलग अलग उसमें, और सड़क के किनारे और गोबर जो है सड़क पे डाला करते थे। तो हमें उस बदलाव के लिए, क्योंकि कुछ भी कार्य अगर हम समाज के साथ में जुड़ के करते तो वो कार्य आसानी से होता है। तो 2015 में मेरे अनुरोध पे वहाँ राजकीय इंटर कॉलेज कालों में एनएसएस शुरू हुई, और उनके बच्चों के साथ में जी करके, जो मुझे स्वयं नहीं मिल पाई, मैंने उन बच्चों के साथ में रह करके अपने आप को उस योग्य बनाया, और उनसे बहुत कुछ सीखने को उन लोगों के, जब एनएसएस का मैंने 2015 में शुरू करी सितंबर में, तो जिस गांव की मैं बात करूं, ग्राम सभा सलाना, ये एक ऐसा ग्राम था कि वहाँ खुले में शौच सबसे बड़ी समस्या थी, और क्योंकि वो मेन सड़क का रास्ता था, आने जाने वालों को भी बड़ी दिक्कत होती थी और वहाँ के गांव वालों को भी बड़ी दिक्कत होती थी। तो जब एनएसएस शुरू हुई तो मैंने उन बच्चों, अपने उस सलाना गांव के बच्चों से बात करी, तो उन्होंने कहा कि सर हमारे गांव में ये समस्याएं हैं और इसको किस तरह से। तो उन बच्चों ने, मुझे अभी भी याद है कि उस गाँव के बच्चे जो करीबन 26-27 बच्चे थे, तो 26-27 बच्चों ने मिल करके, हमारा 11 सितंबर को पहला कैंप सलाना में लगा, तो उस गांव के बच्चों ने मिल करके उससे पहले ही उस गांव को 10 तारीख तक ही पूरा बिल्कुल साफ कर दिया था, सड़क से लेकर के गांव के अंदर की। जब हम 11 तारीख को गांव में पहुंचे तो पहला हमारा कार्यक्रम गांव में जन जागरूकता रैली थी, उसके बाद हमारा गांव में स्वच्छता का कार्यक्रम था। लेकिन जब हमने गांव के अंदर कार्यक्रम चलाने की वो देखी तो बिल्कुल गांव क्लीन था, उन बच्चों के द्वारा उस गांव में स्वयं तैयार कर दिया गया। उसके बाद हमारा कल्चरल प्रोग्राम था, नाटक थे, नुक्कड़ नाटक थे और गांव के संदर्भ। तो उन्हीं गांव के बच्चों ने अपने गांव के ऊपर बहुत बेहतरीन जागरूकता परक नाटक तैयार किया और उन नाटकों के प्रदर्शन किया, जिससे उन गांव में, उस गांव के निवासियों में भी जागरूकता आई। और आप इस बात का विश्वास नहीं करेंगे कि 1 साल के अंदर अंदर पूरे गांव में शौचालय बन चुके थे, खुले में शौच से वो गांव मुक्त हो चुका था। ग्राम प्रधान गंगा सिंह बीज जी थे, तो उन्होंने भी वहां पर पूर्ण सहयोग किया। वहां क्षेत्र पंचायत सदस्य थी, उनके द्वारा बहुत बेहतरीन सहयोग किया गया। और जब दूसरे वर्ष हमने उस गांव में कैंप लगाया, तो जब उन गांव के लोगों ने हमें जानकारी दी कि हमारे गांव में प्रत्येक माह की 20 तारीख को सामूहिक रूप में पूरे गांव की साफ सफाई की जाती है। प्रत्येक घर से वहां व्यक्ति आते हैं और साफ सफाई करके पूरे गांव को क्लीन किया जाता है, और जो परंपरा आज भी अभी भी चली आ रही है। तो ये उस गांव की वो देखी मैंने। उसके अलावा गांव में
छुआछूत हो गई, कई तरह की और भी समस्याएं होती है जिसके प्रति हमने बहुत लोगों को जागरूक किया। और मुझे एक शिक्षार्थी के रूप में उन बच्चों से, उन गांव वालों से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आज मैं एनएसएस में जो कुछ भी हूँ, उन बच्चों, उन एनएसएस के स्वयंसेवियों के ही माध्यम से हूँ। उन्होंने ही मुझे बहुत कुछ सीखने को, सिखाने को प्रेरित किया। मतलब आपका ये कहना है कि एनएसएस के माध्यम से बच्चों में अनुशासन तो आया ही आया, बिल्कुल साथ में सर। क्षेत्र के जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनके जो एक माइंडसेट कहें उनमें भी काफी सारा बदलाव आया। जी। सर, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जब आदमी बहुत अच्छा काम करता है, बेहतर काम करता है, तो कहीं ना कहीं उसे एक रिकॉग्निशन मिलती है, तो जैसे सम्मान प्राप्त होते हैं। और सौभाग्य रहा था कि आपको उत्तराखंड गौरव रत्न अवार्ड 2 बार लगातार मिला, जी, तो ये इसके लिए आपको बधाई सर। तो धन्यवाद आप से मैं ये जानना चाहूँगा कि जो अवार्ड्स होते हैं, जो सम्मान होते हैं, अगर शिक्षक की अगर बात करें, क्योंकि आज के समय में आप भी जानते हैं कि शिक्षकों के लिए नेगेटिव ज़्यादा बोला जाता है। अगर सरकारी शिक्षकों की अगर बात करें, पॉजिटिव बहुत कम निकल कर के आता है। तो जब इस तरीके के अवार्ड्स होते हैं, इस तरीके के सम्मान होते हैं, और एक स्टेट लेवल पे अगर प्रदेश स्तर पे इस तरह से आपको मिलते हैं, तो काम करने की जो प्रेरणा होती है वो किस तरह से बढ़ती है? सर। सम्मान जो है, और ये एक उत्प्रेरक का काम करते हैं। किसी चीज को मोटिवेट करने के लिए अगर हम उस व्यक्ति को सम्मान मिलता है तो वो और आगे और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। और एनएसएस के माध्यम से जब 2019 में कोविड हुआ था, तो 19-20 के कोविड के बाद की स्थिति हम लोगों के, जब एनएसएस के स्वयंसेवियों का डाटा मांगा गया, और एनएसएस के स्वयंसेवियों का हमें भी खुद नहीं पता था कि क्या होगा, नहीं लोगों को पता था कि अब हम क्या करेंगे, कैसे होंगे, किस तरह से जीवन यापन होगा, किस प्रकार से हम एक दूसरे से जुड़ेंगे। लेकिन उस कोविड ने भी हमको एनएसएस के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को, सिखाने को दिया। ऑनलाइन टीचिंग, घर से योगा, और आप उम्मीद नहीं करेंगे 2-2.5 लाख से अधिक मास्क हमारे एनएसएस के वॉलेंटियरों ने, जो कोटद्वार क्षेत्र के थे, उन्होंने स्वयं घर पे तैयार करके हमें उपलब्ध कराए, जो हमने तहसील प्रशासन, होमगार्ड, पुलिस और हॉस्पिटल, गांव में, शहरी क्षेत्रों में जहां सब्जियों का स्टॉल लगते थे, वहां पे इन जगहों पे वितरित किए। तो उन काम को देखते हुए एनएसएस के 25 मई को हमें तत्कालिक शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी द्वारा भी सम्मानित किया गया था एनएसएस के कार्यों को देखते हुए। और एनएसएस की जो हमारी सबसे बेहतरीन इकाई राज्य में जो काम किया गया था, उसके लिए हमें प्रदेश स्तर पर भी 2022 में भी सम्मानित किया गया था कि एनएसएस की सबसे बेहतरीन कार्य करने वाले जो जनपद है, जनपद समन्वय के रूप में हमको वहां पे भी सम्मानित किया गया। और निरंतर 2022 और 23 में उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान, और 2023 में अभी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सम्मान। इसके अलावा राज्य स्तर पर 2018 में उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान भी जनपद पौड़ी का हमें प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का हमको मौका मिला, और समय का जितना सदुपयोग हो सकता है हम प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक हम ये जीवन, जो एनएसएस का आदर्श वाक्य भी है, स्वयं से पहले आप, मैं स्वयं सोचता हूं कि ये जीवन अगर हमारा दूसरे के कुछ काम आ सके, तो उससे बड़ी खुशी हमको अपने पे किए गए कार्यों से नहीं मिलेगी, जितना हम दूसरे के लिए समर्पित भाव से काम करेंगे। जी सर, इसका मैं पूरी तरह से गवाह हूं कि आपने अपना जो जीवन है वो समाज हित के लिए लगाया है। और आप बहुत गंभीर, मैं कहूँगा कि एक प्रॉब्लम आ गई थी जब आप का अचानक तबीयत बिगड़ गई थी और सब लोग डरे हुए थे, तो कहीं ना कहीं आप उससे रिकवर हुए और वो उसी वजह से रहे होंगे। तो मैं शुभकामना आपको देता हूं कि आप उस बीमारी से निकले, बहुत जल्दी रिकवर आपने किया और फिर से आप समाज हित में कार्य करने लग गए। ये आप लोगों का प्यार, स्नेह और सभी लोगों की दुआ रही कि मैं ऐसी परिस्थितियों से निकल के आया कि जिससे, जब डॉक्टरों ने केवल मुझे कहा था कि आपके बचने के जो चांस हैं वो 20 या 25% है, और उस स्थिति में मैं, जब ऐसी स्थिति के बाद भी लगभग 10-11 दिन आईसीयू में रहने के पश्चात जब मैं बाहर भी आया, तो मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि मुझे इस नया जीवन जो मिला है वो कैसे मिला। और ना तो मुझे ब्लड की जरूरत पड़ी, क्योंकि मैं स्वयं भी एक ब्लड डोनर रहा हूँ। लगभग 20 से अधिक बार मैं स्वयं रक्तदान कर चुका हूँ, और लगभग जनपद में 20 से 25 रक्तदान शिविरों का मैं स्वयं एनएसएस के माध्यम से आयोजित करवा चुका हूं, और अभी भी निरंतर जितने भी रक्तदान शिविर होते हैं उनमें भी सहयोग करने का प्रयास करता हूं। और
उम्मीद करता हूँ कि हमको देख करके किसी चीज को मोटिवेट हो करके समाज में जुड़ करके हम कुछ ना कुछ हम दे सके, और कोविड के दौरान की उस अभूतपूर्व योगदान को मैं अपने स्वयंसेवियों का और अपने कार्यक्रम अधिकारियों का नहीं भूल सकता। जब लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उस समय हमारे एनएसएस के वॉलंटियरों ने, जब कोविड का लॉकडाउन का समय था, तो 3 रक्तदान शिविरों का आयोजन हॉस्पिटल में, जब लोग हॉस्पिटल में जाने से कतराते थे, डरते थे, उस समय जब रक्त की कमी हुई तो हमारे आह्वान पर 3 रक्तदान शिविर हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोटद्वार में लगाए। तो ये सब आप लोगों की दुआ का आशीर्वाद रहा, दुआ और आशीर्वादों का फल रहा कि मुझे नया जीवन मिला, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो जीवन है वो पूर्ण समाज के लिए समर्पित रहे। और इस जीवन में सबसे बड़ा सहयोग मेरी धर्मपत्नी का है। मुझे कभी भी किसी भी काम में रुकावट नहीं पैदा हुई, कि जितना मैं कार्य करता हूँ, कभी भी मैं कहीं रात में भी जाना हो तो कभी उसने प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दिया और बातचीत की, और मैं आपकी स्वस्थता की हमेशा कामना करूंगा और आप इसी तरह से समाज हित में कार्य करते रहें। धन्यवाद तो सर। ये मेरे साथ में पारितोष रावत जी थे, और जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, और इसी तरह के व्यक्तित्वों से हमारा प्रयास रहेगा कि आप तक आपको रूबरू करवाना, जो समाज हित में स्वयं से पहले आपकी भावना से लेकर के जीते हैं, और आपको पिछले कई वर्षों से मैं लगातार देखता हूँ। इसी कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही व्यक्तित्व के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।